नमस्कार भाइयों, स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे। तो आज मैं आपके लिए लेके आऊँ जो केमिस्ट्री ICR की जो केमिस्ट्री है 2020 जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है वो। तो इस वीडियो से आपको एक चीज़ का पूरा आभास हो जाएगा कि किस लैंग्वेज के क्वेश्चंस आ रहे हैं ICR का जो आपका आगामी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, और किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज आ रही है, कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं और किस प्रकार अपने आप को प्रिपेयर करना है उसके लिए। तो जिन भाइयों ने अभी तक नहीं देखा है उनको मैं बता दूं, जो केमिस्ट्री का मैंने इससे पहले पार्ट फर्स्ट ICR केमिस्ट्री 2020 के नाम से मैंने पार्ट फर्स्ट वीडियो जो कल अपलोड कर दिया था चैनल के पेज पे, उस पर बहुत ही अच्छे और मोस्ट क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। जिन भी भाइयों ने नहीं देखा ना, एक बार विजिट करें चैनल और देखें। वैसे मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे मेंशन कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से भी उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ICR 2020 के, अब आपको केमिस्ट्री की चिंता नहीं करनी है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन सोल्व आउट करें टॉपिक वाइज, आपका बहुत अच्छा पेपर होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखें और अपने जो भी क्लासमेट्स, साथी जो भी हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव, सबके साथ शेयर करें। अभी तक अगर चैनल के पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पे ICR, BHU, जेट, एग्रीकल्चर फील्ड से जो भी रिलेटिव आपके लिए जो यूजफुल जानकारी है वो सारी सबसे पहले आपको अपडेट मिलती रहेगी। अभी ICR के बाद में जो भी जेट का जो अच्छा मैटर होगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो, वो आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जिन भाइयों ने पहले वाली क्लास नहीं देखी है ना, वो एक बार देख लें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोलाइड वाले पार्ट से अपन कर रहे हैं इसको, कि कोलाइड तथा क्रिस्टलाब के मध्य अंतर है। ये जो मैं सोल्व आउट करवा रहा हूँ वो प्रॉपर ICR 2020 का जो केमिस्ट्री का सिलेबस है 101% उसको फॉलो करते हुए, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग और पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस है। तो एंड तक देखे, हो सकता है ये क्वेश्चंस आपके सिलेक्शन के कुछ चांसेस बढ़ा दें, आप सीट क्रैक कर पाओ। तो इसको हल्के में नहीं लेना है, एंड तक पूरा देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो एक बार देख ले जाके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपन, कि कोलाइड तथा क्रिस्टलाब के मध्य अंतर है। जो कोलाइड और क्रिस्टलाब है, इन दोनों के मध्य किस चीज़ का अंतर होता है। ऑप्शंस देखेंगे, ए व्यास का, त्रिज्या का, विलेयता का और कणों के आकार का। तो इसका जो राइट आंसर है वह है डी, कणों के आकार का। क्योंकि जो कोलाइड के कण है ना, उनके कणों का जो आकार है वो रहता है 10⁻⁻4 से 10⁻⁻7 सेमी तक, जबकि जो क्रिस्टलाब के कण है, इसका जो क्रिस्टलाब के कणों का जो आकार होता है वो होता है 10⁻⁻7 सेमी। तो इसमें जो चेंजेस है, मध्य अंतर है ना, प्रश्न को दोबारा देखेंगे कि कोलाइड तथा क्रिस्टलाब के मध्य अंतर है, तो इनके जो कणों का आकार है ना, कोलाइड के और क्रिस्टलाब के कणों का जो आकार है उसके मध्य अंतर होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कि कोलाइडी अवस्था में कणों का आकार होता है। कोलाइडी अवस्था में कणों का आकार होता है, तो कोलाइडी अवस्था में कणों का आकार कितना होता है। बी ऑप्शन जो है इसका राइट है, 10 से 100 जो मैनोमीटर है वो है। तो इसका कोलाइडी कणों का आकार जो है, जो बी ऑप्शन राइट है। थर्ड जो देखते हैं अपन, कोलाइडी तंत्र कोहरा उदाहरण है। जो कोलाइडी तंत्र में जो कोहरा है, आपके फॉग है, स्मोग है, कोहरा, वो किसका उदाहरण है। गैस में गैस परीक्षित द्रव, गैस में परीक्षित गैस, गैस में परीक्षित ठोस और गैस में परीक्षित ठोस, द्रव में परीक्षित ठोस। तो इन चारों में से कोहरा जो है वो कोलाइडी परितंत्र में किसका उदाहरण है। तो चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर है, आपने क्लिक आउट कर लिया होगा, आपने अच्छे से पढ़ा होगा इस टॉपिक को, तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए, गैस में परीक्षित द्रव। ये कैसे है गैस में परीक्षित द्रव। जो कोहरा है ना वो तो है द्रव अवस्था में, और जो परिक्षेपण माध्यम है वो है गैस। तो ये क्या हो गया, गैस का द्रव में परिक्षित। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, कि कौन सा प्राकृतिक कोलाइड है। इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं NaCl, कैन, शर्करा, रक्त, यूरिया, इनमें से निम्न में से कौन सा जो है प्राकृतिक कोलाइड है। तो जो अपना चौथा है उसके अंदर जो राइट आंसर है वो कौन सा है, रक्त। जो ब्लड है अपना वो प्राकृतिक कोलाइड है। जो रक्त है ना, ऋणात्मक प्रकृति का होता है, आपको पता है, रक्त ऋणात्मक प्राकृतिक का कोलाइड है। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, कि निम्नलिखित में से कौन सा जल में कोलाइड विलयन बनाता है। ये इनमें से कौन सा है चारों में से कि जो जल के अंदर कोलाइड विलयन बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर है अपना पांचवें क्वेश्चन का वो है सी, स्टार्च। जो स्टार्च है वो जल के साथ कोलाइड विलयन बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड है। शर्करा का विलयन, बादल, NaCl और यूरिया, इनमें से कौन सा एक कोलाइड का उदाहरण है, कोलाइड है। तो जो अपना छठा आंसर का राइट आंसर है वो है बी, जो बादल है ना, बादल एक कोलाइड का उदाहरण है जिसके लिए परिक्षिप्त प्रावस्था तो द्रव है।
कोलाइड में क्या होता है, परिचित परावस्था और परिक्षेपण माध्यम, दो अवस्थाएं, दो चीज़ें होती है इसके कंपाउंड्स में, इसके संगठन में, परिचित परावस्था और परिक्षेपण माध्यम। तो जो बादल है ना वो एक कोलाइड का उदाहरण है। कैसे है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि बादल के अंदर जो परिक्षिप्त परावस्था है वो तो है द्रव, और जो परिक्षेपण माध्यम है वो है गैस। तो परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम मिलके क्या बनाते हैं, कोलाइड का निर्माण करते हैं। तो बादल एक कोलाइड का उदाहरण है। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड नहीं है। ये चीज़ नोट आउट करोगे, नहीं है, ऊपर वाले में पूछा है और इसमें पूछा नहीं है। तो यूरिया विलयन, दूध, आइसक्रीम और रक्त। 7वां जो अपना क्वेश्चन उसका राइट आंसर वो है यूरिया विलयन। जो यूरिया का विलयन है वो एक वास्तविक विलयन है, वास्तविक विलयन है यूरिया वाला, कोलाइड नहीं है ये। 8वां क्वेश्चन देखेंगे कि दूध है, दूध में परिक्षिप्त वसा, जल में परिक्षिप्त वसा, वसा में परिक्षिप्त जल और तेल में परिक्षिप्त जल, ये दूध है। किसका उदाहरण है इनमें से, तो जो आपका 8वां आंसर उसका जो राइट आंसर है वो है बी, जल के अंदर परिक्षिप्त वसा का। जो 8वां है दूध जल के अंदर परिक्षिप्त वसा इमल्सन का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं 9वां कि धुआं उदाहरण है। ये जो धुआं है ना वो किसका उदाहरण है, गैस में परिक्षिप्त ठोस अवस्था का, द्रव में परिक्षिप्त गैस अवस्था का, ठोस में परिक्षिप्त गैस और ठोस में परिक्षिप्त ठोस का। तो जो धुआं है ना वो किसका उदाहरण है, 9वां जो अपना राइट आंसर है वो रहेगा ए। धुएं में परिक्षिप्त प्रावस्था तो ठोस है, ठीक है, और जो परिक्षेपण माध्यम है वो गैस है। तो ये किसका हो गया, गैस में परिक्षिप्त ठोस का हो गया। तो जो अपना धुआं है ना उसका इस 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए है। बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10। मक्खन एक कोलाइड है जो बनता है जब, मक्खन जो है वो एक कोलाइड है, वो कैसे बनता है कि जल में परिक्षिप्त वसा होती है तब बनता है, या जल में परिक्षिप्त वसा गोलाणु होते हैं तब बनता है, या वसा में परिक्षिप्त जल होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो 10वें का राइट आंसर है वो अपना सी है, वसा में परिक्षिप्त जल। जो मक्खन है वसा के अंदर परिक्षिप्त जल या इमाल्सन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मांग तंत्र है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मांग तंत्र है, मिट्टी युक्त जल, कंक्रीट, डबल रोटी, चीनी जल का विलयन। तो जो 11वें का राइट आंसर है अपना वो है डी, जल में चीनी का विलयन। जल के अंदर जब चीनी घोल देते हैं उसका विलयन बना लेते हैं, वो एक सम्मांग तंत्र है। नेक्स्ट देखते हैं 12वां क्वेश्चन, किसी द्रव अवस्था में कोलाइडी निलंबन को कहा जाता है, किसी द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था के अंदर कोलाइडी निलंबन को क्या कहा जाता है, जेल, सोल, एरोसोल और समांग विलयन। तो जो 12वें का अपना राइट आंसर है वो है बी, सोल। किसी द्रव अवस्था में कोलाइडी विलयन को सोल कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईसीआर के एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का, तो ये आप नोट आउट कर ले, ध्यान से देखोगे। बी, परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस तथा परिक्षेपण माध्यम द्रव में बने कोलाइडी विलयन को सोल कहते हैं। और यही चीज़ पूछ रहा है 12वां क्वेश्चन की, किसी द्रव अवस्था का कोलाइडी विलंबन का कहा जाता है, सोल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13वां, एक कोलाइडी तंत्र जिसमें गैस के बुलबुले द्रव में परिक्षिप्त होते हैं क्या कहलाता है, एक कोलाइडी तंत्र है जिसमें जो गैस के बुलबुले हैं वो द्रव में परिक्षिप्त होते हैं, वह क्या कहलाता है, झाग कहलाता है, जेल, सोल या पायस। तो जो आपका 13वां क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो है ए, झाग, झाग कहलाता है। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं, गैस में गैस का कोलाइडी विलयन कहलाता है, गैस के अंदर गैस का कि परिक्षिप्त परावस्था भी गैस है और परिक्षेपण माध्यम भी गैस है, तो वो विलयन क्या कहलाएगा, नीचे देखेंगे एरोसोल गैसीय विलयन, गैसीय एरोसोल निर्मित नहीं हो सकता। तो जो 14वें का अपना राइट आंसर है 14वें क्वेश्चन का वो है डी, निर्मित नहीं हो सकता। गैस का गैस में कोलाइडी विलयन नहीं बनेगा, दोनों ही अवस्थाएं समान हो गई, परिक्षिप्त और परिक्षेपण माध्यम, तो ये विलयन अनसक्सेसफुल होगा। नेक्स्ट देखते हैं 15वां क्वेश्चन कि जब परिक्षिप्त अवस्था द्रव हो तथा परिक्षेपण माध्यम गैस हो। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चंस, वहाँ पे भी आईसीआर एग्जाम में भी नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं करनी है आपको, क्योंकि आप पूरे में से पूरे क्वेश्चन करके आओगे, उससे अच्छा है आपको जो आता है ना वो करके आना, पूरे चाहे से मत करना, तो आपके ज़्यादा चांसेस बढ़ेंगे एडमिशन के, सिलेक्शन के, क्योंकि उसमें माइनस मार्किंग जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपके कम होएगी थोड़ी। बात कर रहे थे अपन 15वां क्वेश्चन की, जब परिक्षिप्त अवस्था द्रव, परिक्षिप्त अवस्था तो द्रव है तथा परिक्षेपण माध्यम गैस है, तो कोलाइडी निकाय क्या कहलाएगा। 15वें का अपना राइट आंसर हुआ बादल, जो मैंने अभी पहले भी बादल की डेफिनेशन बता दी कि उसमें क्या परिक्षिप्त प्रावस्था है, क्या परिक्षेपण माध्यम है, ध्यान से देख लेना आप। 16वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड द्रव प्रिय है, कौन सा कोलाइड द्रव प्रिय है, जिलेटिन, स्वर्ण, कार्बन और सल्फर। तो 16वें का जो राइट आंसर है वो अपना ए है। जो जिलेटिन है उचित विलायक के साथ शीघ्रता से कोलाइड विलयन को बनाता है।
नेक्स्ट देखते हैं 17वां क्वेश्चन कि द्रव स्नेही कोलाइड की स्थिरता उत्पन्न होती है। जो द्रव स्नेही कोलाइड हैं उनकी स्थिरता उत्पन्न होती है। तो 17वें का आप चारों ऑप्शन पढ़ें एक बार, और इसका जो राइट आंसर है वो मैं बता देता हूँ। 17वें का इसका राइट आंसर ए है। उनके कणों पर परिक्षेपण माध्यम की परत होने के कारण कोलाइडी स्थिरता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रह गए ये कोलाइडी वाले के हैं, 18वां, 19वां, 20वां, ठीक है, 21, 22 और 23वां मैं बता देता हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जेट के लिए भी कि ब्राउनी गति की खोज किसने की थी। ब्राउनी गति क्या होती है? कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति बोलते हैं। और किसने की थी? तो ब्राउनी गति की जो खोज की थी वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ब्राउनी गति की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। 24वां क्वेश्चन बता देता हूँ। जीवांश में है कि जीवांश क्या है? जीवांश एक कार्बनिक मृदा कोलाइड है। कार्बनिक मृदा कोलाइड है, ए राइट आंसर है। बाकी ये जो बच गए ना 5 क्वेश्चन, 22, 21, 20, 19, 18, वो आप खुद सोल्व आउट करोगे। बाकी मेरे को जिसको ज़रूरत हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर कर दूंगा ऐड, तो जिनको ये पीडीएफ चाहिए वो मेरे को एक बार मैसेज कर दें। मैं आपको ये जो आईसीआर के दोनों वीडियोस की जो पीडीएफ है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो आप अपनी जो रफ कॉपी है उसमें इनको सोल्व आउट करें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वे प्राकृतिक पदार्थ जिनसे किसी तत्व का लाभ पूरक या मिथ्यता से निष्कर्ष किया जा सके कहलाते हैं। ध्यान से पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि वे प्राकृतिक पदार्थ जिनसे किसी तत्व का लाभ पूर्वक या मिथ्यता से निष्कर्षण किया जा सके तो वह क्या कहलाते हैं? ये जो पदार्थ हैं वो क्या कहलाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है अपना वो है अयस्क। क्या है? अयस्क। अयस्क कैसे है? वे प्राकृतिक पदार्थ जिनसे किसी तत्व का लाभ पूर्वक या मिथ्यता से निष्कर्षण किया जाता है उनको अयस्क कहते हैं। ये अयस्क की परिभाषा है और ये इसने डेफिनेशन देके पूछ लिया है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखोगे आप अब कि निम्न में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त रूप में प्राप्त होती है। बहुत ही जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त रूप में प्राप्त होती है। तो वो कौन सी होती है? प्लेटिनियम। कौन सी होती है? प्लेटिनियम। प्रकृति में जो धातु बहुत कम सक्रिय होती है वे मुक्त अवस्थाओं में मिलती है। उदाहरण के लिए गोल्ड, एयू और प्लेटिनम। तो इसमें एयू तो ऑप्शन में दे नहीं रखा। उसके बाद में जो कम गतिशील धातुओं में आती है वो कौन सी आती है? प्लेटिनियम। तो सेकंड जो अपना क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो पीटी, जो बी है वो रहेगा। थर्ड क्वेश्चन देखोगे कि अयस्क। अयस्क पिच ब्लेंड में प्रमुख तत्व है, कौन सा है? राइट आंसर मैं बता देता हूँ। तीसरा जो अपना क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है डी, हीलियम। अयस्क पिच ब्लेंड यूरेनियम का मुख्य अयस्क है, प्रमुख अयस्क है। इसका जो सूत्र होता है ना वो क्या होता है? इसका U3O8, ये इसका सूत्र है। नेक्स्ट देखते हैं, ये तीसरे के अंदर जो राइट आंसर है वो है यूरेनियम। जो अयस्क पिच ब्लेंड में है मुख्य तत्व यूरेनियम का होता है ये। इसका मैंने सूत्र भी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मोनोजाइट एक स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 4, मोनोजाइट एक स्रोत है। तो मोनोजाइट किसका स्रोत है? तो इसका जो राइट आंसर है अपना 4th क्वेश्चन का वो है बी। क्या है? बी। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क होता है। किसका होता है? थोरियम। TH को क्या बोलते हैं? थोरियम। और जो मोनोजाइट है वो TH का एक स्रोत है, अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे, कॉर्नेलाइट का सूत्र होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉर्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो जो 5वां क्वेश्चन अपना कॉर्नेलाइट का सूत्र है उसमें जो राइट आंसर है वो है बी, KCl.MgCl2.6H2O। यह कॉर्नेलाइट का सूत्र होता है। और जो कॉर्नेलाइट है ना वो Mg, जो आपका मैग्नीशियम है ना उसका अयस्क होता है। ये चीज़ आप याद रखना, जो कॉर्नेलाइट है वो आपका मैग्नीशियम का अयस्क होता है। और इसका सूत्र जो मैंने बता ही दिया, KCl.MgCl2.6H2O होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ब्रह्मांड में द्वितीय अत्यधिक सामान्य तत्व है। जो पूरा ब्रह्मांड है उसमें द्वितीय सेकंड नंबर का अत्यधिक सामान्य तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम और सिलिकॉन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 6 नंबर का। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है अपना? डी, सिलिकॉन। वो कैसे है? ब्रह्मांड में ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में तथा सिलिकॉन द्वितीय अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। ब्रह्मांड के भार के अनुसार ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 49.1% तथा सिलिकॉन पाया जाता है 26%। भार के अनुसार बताया मैंने,
वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में होती है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन होती है, नाइट्रोजन या ओजोन होती है। इन चारों में से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके जेट के लिए भी, आईसीआर के लिए भी। बाकी ऐसा होता है जैसे ही अपने ये आईसीआर का एग्जाम हो जाता है 5-7 दिन में, फिर जो अपने पास 10 दिन बचेंगे ना, उनमें प्रॉपर हम जेट की तैयारी करेंगे बहुत अच्छे से। मैं आपको जेट के, केमिस्ट्री के प्लस बायोलॉजी के, एग्रीकल्चर का बहुत पार्ट कर चुके हैं, 1-2 आपको एग्रीकल्चर के भी अवेलेबल करवा दूंगा, बट केमिस्ट्री और बायो के इतने अच्छे क्वेश्चंस लेवल के प्रोवाइड करवाऊंगा कि आपका बहुत ज़्यादा चांसेस बने कि आप उसमें सक्सेस हो। ठीक है, बात कर रहे थे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में होती है। 7वां जो अपना क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो है बी, नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। ये वायुमंडल में लगभग कितनी पाई जाती है? 79, 78 पॉइंट कुछ होती है, इसको 79 भी अपन बोलते हैं। 79% सबको पता है एटमॉस्फेयर के अंदर कितनी पाई जाती है। खनिजों में कौन सा लवण नहीं मिलता है? 8वां क्वेश्चन देखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, कि खनिजों में कौन सा लवण नहीं मिलता है। जो खनिज है ना अपने, उनमें कौन सा लवण नहीं मिलता है? 8वें का जो राइट आंसर है वो बी, नाइट्रेट। जो खनिज है उनमें नाइट्रेट लवण नहीं मिलता है, जबकि सल्फाइड, क्लोराइड और सल्फेट लवण मिलते हैं। सल्फाइड, क्लोराइड और सल्फेट लवण तीनों मिलते हैं नाइट्रेट को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी धातु का इसके अश्क से मिलान सही है, से सही मिलान है? तो जो 90 का राइट आंसर है अपना वो कौन सा है? 90 क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, जिंक। क्योंकि जो जिंक है वो कोलेमाइन धातु का ही अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन, कि भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त एक प्रमुख खनिज है। भारत के अंदर टाइटेनियम युक्त कौन सा खनिज है प्रमुख? बॉक्साइट, कैल्पोसाइट, डोलोमाइट और इल्मेनाइट। तो इसका जो राइट आंसर है 10वें का वो है डी, इल्मेनाइट। ठीक है, इल्मेनाइट जो है भारत में पाए जाने वाला टाइटेनियम युक्त एक प्रमुख खनिज है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, जिंकाइट एक खनिज होता है जिसमें, क्वेश्चन नंबर 11, की जो जिंकाइट है वो एक खनिज होता है जिसमें क्या होता है? इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ZnO। ठीक है, ZnO, जिंकाइट जिंक का खनिज है, इसका सूत्र ZnO है, इसे लाल जिंक ऑक्साइड भी कहते हैं। नेक्स्ट अब जो क्वेश्चन है 12वां, 13वां, 14वां, 15 और 16वां, ये आप करोगे। 17वां भी आप करोगे, 18वां, 19वां मैं करवा देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके रोक के रफ कॉपी में सोल्व आउट करके मेरे को बताओगे। ठीक है, और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हुआ नहीं हुआ कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना आप। 18वां बात करते हैं, नाइट्रोजन की अधिकतम प्रतिशत मात्रा किस में होती है? बहुत ही अच्छा, आप एग्रीकल्चर वालों को तो आना चाहिए कि नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा किस में होती है? यूरिया में होती है या कैल्शियम जो कैल्शियम CAN खाद है उसमें होती है, या अमोनियम नाइट्रेट में होती है, कैल्शियम नाइट्रेट में होती है? तो जो आपका 18वां जो क्वेश्चन उसका जो राइट आंसर है वो है यूरिया। ठीक है, 28वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? यूरिया। एक चीज, यूरिया में कितने होती है? 46। नेक्स्ट देख लेते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन आपका, कि संपूर्ण खाद वह है जो मृदा को प्रदान करती है। संपूर्ण खाद वह है जो मृदा को क्या प्रदान करती है? NPK, 3 उपस्थित होते हैं वो संपूर्ण खाद कहलाती है। तो समझ गए होंगे कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा आंसर आएगा इसमें? 19 नंबर का है जो उसमें बी आएगा, NPK। जो प्राथमिक पोषक तत्व है अपने NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जो पोटेशियम जो है ये प्राप्त हो जाते हैं ना जिस खाद से, वो संपूर्ण खाद कहलाती है NPK। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये है 5 क्वेश्चन आपके जो रासायनिक वो है कार्बनिक यौगिक वाला नामकरण वाला टॉपिक, उसमें से इनको सोल्व आउट कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, CH3 CHBr CH2OH का सही नाम है, इसका क्या नाम है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में ये टॉपिक है वो आपको नंबर दिलवा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है पहले का वो है बी, 2 ब्रोमो प्रोपेनॉल जो है ये नाम है इसका। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल का IPUSE नाम है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अपना वो है बी। ठीक है, थर्ड क्या देखते हैं, CH3 CHO का IPUSE नाम है। थर्ड जो अपना क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो है बी, एथेनॉल। क्या बोलते हैं इसको? एथेनॉल। IPUSE नाम क्या है? एथेनॉल। चौथा और पांचवा क्वेश्चन आप सोल्व आउट करोगे, चौथा और पांचवा क्वेश्चन आप सोल्व आउट करोगे। इतना मैं हिंट दे देता हूँ थोड़ा सा, चलो हिंट कुछ नहीं, बहुत ईजी है, दोनों क्वेश्चन आप सोल्व आउट करोगे और बताओगे। नेक्स्ट चलाते हैं अपन।
समव्यता जो आपका आइसोमेरिज्म है उस टॉपिक का पहला देख लेते हैं। निम्न में से श्रृंखला समव्यता का उदाहरण है, ये 4 दे रखे हैं, इसमें श्रृंखला समव्यता का उदाहरण कौन सा है? तो श्रृंखला का इसमें है जो फर्स्ट है ना वो वाला राइट आंसर है ए, ये श्रृंखला समव्यता है। आप देख सकते हैं इसमें कार्बन की जो श्रृंखला बनी हुई है इसको अपन चेंजेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, C6H जो 14 है उसके कितने समावयवी एल्केन होंगे? ये जो समावयता वाला क्वेश्चन है इसमें से ICR में क्वेश्चन पक्का है, कन्फर्म, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना। तो जो अपना दूसरा क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो कितना है? बी, 5। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कि C4H9Cl कितने संरचनात्मक समावयवी प्रदर्शित करेगा? जो थर्ड अपना क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो है बी, 4। इसके 4 संरचनात्मक समावयवी बन सकते हैं इस यौगिक के। अब वो कैसे बन सकते हैं आप उनको बना के देखना। चौथा जो क्वेश्चन है वो आप सोल्व आउट करोगे या मैं बता देता हूँ। चौथा का राइट आंसर निम्नलिखित यौगिक में से ध्रुवण गुणक है, तो चौथे का जो राइट आंसर है वो है सी, ध्यान से देख लें। पांचवा क्वेश्चन सोल्व आउट करते हैं कि अणुसूत्र C4H10O में से कितने संरचनात्मक समावयवी प्रदर्शित होते हैं? तो जो पांचवा क्वेश्चन है आपका उसमें संरचनात्मक समावयवी की बात करते हैं अपन, तो इसका सी मतलब 7 समावयवी प्रदर्शित कर सकता है ये अणुसूत्र C4H10O। नेक्स्ट बात करते हैं अपन हाइड्रोकार्बन जो वाला आपका टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं अब, तो आई होप आपको सबका पढ़ा हुआ होगा, अच्छे से करना आप इसमें से क्वेश्चन, ये मैं आपको करवा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप कि एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा बनती है। जो एल्यूमिनियम कार्बाइड है उसके ऊपर अगर अपन वाटर जो H2 है आपका जल की क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? इसका जो राइट आंसर है आपका पहले क्वेश्चन का वो है ए, मैथेन। अगर एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? मैथेन गैस बनेगी। कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि Al4C3 प्लस 12H2O ये हमने करवाई अभी क्रिया रिएक्शन, तो अपने पास मीथेन कैसे बन रही है वो चीज़ देखो आप, क्या बनेगा? 4AOH3 प्लस जो सह उत्पाद के रूप में बनेगा वो क्या बनेगा? 3CH4। तो बन गई ना मीथेन। ये इस प्रकार है। अभी बोर्ड पे थोड़ा सा सही से समझा पाता, बट चारों ऑप्शन लिखते हैं ना बोर्ड पे तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है क्लास और इतना हो भी नहीं पाता। चौक वाला बोर्ड अपने पास सबको पता है। नेक्स्ट देखते हैं एथिल आयोडाइड और एल्कोहल KOH, एथिल आयोडाइड और एल्कोहलिक KOH की क्रिया से उत्पन्न गैस जो KMnO4 के क्षारीय विलयन को रंगहीन कर देती है होगी। दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपके, एक मिनट, वो है C2H4। अब इसकी अभिक्रिया वगैरह थोड़ी बहुत आपको मैं बताता तो भी यहाँ पे कैसे बताऊँ हो नहीं पाएगा, तो आप सोल्व आउट करें खुद। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं पोटेशियम परगमनेट के ठंडे क्षारीय विलयन में एथिलीन गैस प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बनता है? जो तीसरा है वो आप ध्यान से देखें, पोटेशियम परगमनेट के ठंडे क्षारीय विलयन में एथिलीन गैस प्रवाहित करने पर क्या बनेगा? एथिलीन ग्लाइकोल बनता है। क्या बनता है? एथिलीन ग्लाइकोल। और एथिलीन ग्लाइकोल का जो सूत्र है यहाँ पे आप देख सकते हो अणुसूत्र, वो कौन सा है? जो डी पे आ रहा है ना आपके, वो है एथिल ग्लाइकोल। तो इसमें जो राइट आंसर है वो तीसरे में क्या है, होगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से होती है, तो प्राकृतिक गैस में क्या होता है? मुख्य रूप से मीथेन होती है। और पांचवें क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर आपने लगा लिया होगा मीथेन। नेक्स्ट देखते हैं 6 कि एल्केनों का हेलोजीकरण का उदाहरण है। एल्कोजेनों का हेलोजीकरण का उदाहरण है, तो क्या है? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन का। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन में ही एल्केनों का हेलोजीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कार्बन 7वां। कार्बन ब्लैक जो कि छापे की स्याही में प्रयुक्त होता है निम्न में से विघटन से मिलता है। किसके विघटन से मिलता है? 7वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है DCH4 के। मेथेन अणु का आकार है, जो मेथेन का अणु है वो रेखीय होता है या पिरामिडीय होता है, समतलीय समचतुष्फलकीय। बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है केमिस्ट्री के लिए कि मीथेन अणु का आकार है। तो जो आपका 8वां क्वेश्चन उसका जो राइट आंसर है वो है डी। क्या है? डी। मीथेन में क्या है ना, sp3 संकरण पाया जाता है, सबको पता है।
मीथेन में जो संकरण पाया जाता है sp3 संकरण पाया जाता है, इसके अतः इसके लिए इसके जो अणु का आकार है ना वो क्या होगा, समचतुष्फलकीय हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 9वां क्वेश्चन। सांद्र H2SO4 द्वारा 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर निम्न के निर्जलीकरण द्वारा एथिलीन गैस प्राप्त होगी। तो किसके निर्जलीकरण करेंगे इतने टेम्परेचर पे कि H2SO4 द्वारा कि एथिलीन गैस पर अपने को प्राप्त होगी। तो इसका जो 90वें क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर है वो है ए। क्या है? ए। एथिल एल्कोहल का सांद्र H2SO4 द्वारा 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर निर्जलीकरण करने पर क्या प्राप्त होता है अपने को, एथिलीन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। निम्न में से किस यौगिक का उपयोग फलों को कृत्रिम विधि से पकाने में होता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आईसीआर के लिए भी, जेट के लिए भी, क्योंकि बहुत बार पुटअप हो चुका है ये क्वेश्चन कि फलों को पकाने के लिए, कृत्रिम विधि से पकाने के लिए किसका या किस हार्मोन का यूज होता है। तो इसका जो राइट आंसर है सबको पता होगा, ये तो मैं बता देता हूँ। 10वें का राइट आंसर आपने कर लिया होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 11वां। एथिलीन ओजोन गैस से क्रिया करके यौगिक देती है। 11वां क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर है 11वें का वो क्या है, बी। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है अपना, एथिलीन ओजोन गैस से क्रिया करके क्या बनाती है, मेथेनॉल बनाती है ओजोन से। बहुत इजी क्वेश्चन है। 12वां 13वां मार्स गैस में मुख्य तो होता है, मार्स गैस बहुत ही 12वां आप खुद करोगे, 13वां मैं बता देता हूँ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसलिए, मार्स गैस में मुख्यतः क्या होता है, जो मार्स गैस होती है उसमें मुख्यतः मेथेन होता है। क्या होता है, मेथेन, CH4। तो बी क्वेश्चन राइट है। नेक्स्ट देखते हैं बोयर अभिकर्मक है। जो बायर अभिकर्मक है वो क्या है, 14वां देखते हैं। क्या होता है बायर अभिकर्मक में आपको बता देता हूँ कि 1% क्षारीय पोटेशियम परमंगनेट का विलयन जो होता है, 1% क्षारीय पोटेशियम परमंगनेट का विलयन बोयर अभिकर्मक कहलाता है। इसका यूज किस में होता है, असंतृप्तता के परीक्षण में करते हैं अपन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अपना 14वें का, वो आपको समझ में आएगा, क्षारीय परमंगनेट विलयन, ए। किसके अणु में 2 क्रमागत कार्बन परमाणुओं के बीच दूरी अधिकतम होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन, और इसका जो राइट आंसर है अपना वो है एथेन। नेक्स्ट देखते हैं, गोबर गैस में आती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गोबर गैस में क्या आती है, मीठे फलों के गंध समान गंध, जानवरों के सड़ने के समान, एलपीजी के समान और कोई गंध नहीं। तो जो 16वें का राइट आंसर है वो है डी। गोबर गैस में किसी प्रकार की गंध नहीं आती है, गंधहीन गैस है ये। गोबर गैस का उपयोग नहीं होता है, यहाँ पे पूछा है उपयोग नहीं होता है, ना कि होता है। तो ये नहीं होता और होता है, ये चीज़ आप ध्यान से नोट आउट करना, वहाँ पे ध्यान से देखना। तो इसका जो राइट आंसर है अपना 17वें का, कि गोबर गैस का उपयोग नहीं होता है, तो वो होता है यूरिया उर्वरक के संश्लेषण में नहीं होता है। बाकी गोबर गैस से घरों का प्रकाशित करने में, खाना पकाने में, वाहनों को चलाने में किया जाता है, एक यूरिया उर्वरक के विश्लेषण में नहीं किया जाता। 18वां देख लेते हैं कि गोबर, वीडियो कितना बड़ा हो गया, 28 मिनट के लगभग हो गया है, कोई ना। निम्न में से 18वां कि गोबर गैस मिश्रण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं एथिल क्लोराइड का, कार्बन डाइऑक्साइड एवं एथिल क्लोराइड का, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मेथेन का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो 18वां क्वेश्चन है कि गोबर गैस में विभिन्न हाइड्रोकार्बन जैसे मेथेन, एथेन आदि का मिश्रण होता है, इसमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी उपस्थित रहती है। तो इसका जो राइट आंसर है आपके 18वें क्वेश्चन का वो क्या है, सी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मेथेन। निम्न में से गलत कथन बताइए। क्या, निम्न में से गलत कथन बताइए। तो इसमें से जो गलत कथन है वो कौन सा है, एक बार आप पढ़े चारों को, फिर मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। वो क्यों है वो भी बता दूंगा मैं। 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए। 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए है कि गोबर गैस संयंत्र की स्थापना शहर से दूर करनी चाहिए। 20वां क्वेश्चन देखोगे, सॉरी, गोबर गैस के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है इन चारों में से? तो गोबर गैस के जो संश्लेषण के लिए अनुकूल तापमान अति आवश्यक है, अनुकूल तापमान अति आवश्यक है। बी जो है वो राइट आंसर होगा। 5 क्वेश्चन और है। वसा तथा तेल होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वसा तथा तेल होते हैं। तो इसके जो ऑप्शंस देखें आप, चारों ऑप्शन एक बार, और जो राइट आंसर है आप क्लिक आउट करेंगे, फिर मैं तो बताऊंगा। खैर क्या होते हैं ये, उच्चवसीय अम्लों के ग्लिसरील एसिड होते हैं,
एस्टर होते हैं, एसिटिल एस्टर होते हैं, या वसी अम्लों के एथिल एस्टर होते हैं, वसी अम्लों के मेथिल एस्टर होते हैं। जो इसका राइट आंसर है वो है ए। क्या है? ए। सेकंड है, एक वसा तथा कास्टिक सोडा के मध्य अनुक्रिया कहलाती है। वसा और कास्टिक सोडा के मध्य जो अनुक्रिया है वो क्या कहलाती है? एस्टीकरण, साबुनीकरण, हाइड्रोजनीकरण और किण्वन। तो जो अपना दूसरा क्वेश्चन है, वसा तथा कास्टिक सोडे के मध्य के फलस्वरूप जो साबुन बनता है ये क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। आपको पता है साबुन के निर्माण को पढ़ा होगा आपने, क्या क्या होता है वसा और कास्टिक सोडा के मध्य जो रिएक्शन होती है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, तेलों तथा वसाओं में पाया जाने वाला संतृप्त वशीय अम्ल है। तेल तथा वशीय अम्लों में पाया जाने वाला संतृप्त वशीय अम्ल वो कौन सा है? पामटिक। कौन सा है? ए क्वेश्चन राइट है, इसमें ए वाला जो है वो राइट है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि तेल के साबुनीकरण से बनता है, तेल का जब साबुनीकरण होता है तो उससे क्या बनता है? उसका राइट आंसर है ए, ग्लिसरॉल। आपका जो चौथा क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो है ग्लिसरॉल और साबुन, सॉरी दोनों चीज़ निर्माण होएगा उसमें, ग्लिसरॉल और साबुन। जो आपका चौथा आंसर है ग्लिसरॉल तथा साबुन उससे बनते हैं, चौथा डी आंसर राइट है। अब अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि तेलों तथा वसाओं की विक्रंदिता का उदाहरण है। तो पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर सी है, असंतृप्त ग्लिसराइड का जल अपघटन तथा ऑक्सीकरण। अब आपको वीडियो कैसा लगा, आपके लिए यूजफुल है या नहीं है वो मेरे को आप बताओगे। बाकी अगर आप चाहते हो कि आईसीआर का अभी तक तो एग्जाम में दिन है बाकी कुछ, तो अगर आप चाहते हो कि आईसीआर की जो बायोलॉजी कि आपको पता हो कि जो प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हैं, क्या लैंग्वेज है, कैसे ऑप्शंस है, कैसे सोल्व आउट करना है, किस प्रकार से आ रहा है, तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं या मैसेज करके, जो भी आपको हो। ये मेरे नंबर हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो आप। और भी कोई दिक्कत हो आपको तो जितना मेरे से हो पाएगा 24 आवर्स आपके लिए मैं तैयार हूँ, आपका भाई, जितना मेरे से हो पाएगा मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। बाकी यही है कि ये कैसा लगा आपको वीडियो, इसका पार्ट फर्स्ट भी देखा है मेरे को बताएं। बाकी अगर आपको बायोलॉजी के आईसीआर के जो क्वेश्चंस हैं इसकी तरह चाहिए और भी अच्छे से मैं उनको डिस्कस करके हो सकता है बोर्ड पे बता दूं, तो अगर आपको लगता है कि उनकी ज़रूरत है कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में बायो के क्वेश्चंस की, तो आप मेरे को बताएं, वो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगा। बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छे से समझा के बोर्ड के द्वारा। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारी तैयारी में कहीं ना कहीं हमको ये इसकी चीज़ की ज़रूरत है, तो आपके लिए तैयार है। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। और अभी तक चैनल के पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो और एक बार प्लेलिस्ट विजिट कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए इतना कुछ मैटर पड़ा है कि आपसे देखा भी नहीं जाएगा एग्जाम तक। तो महत्वपूर्ण मैटर, ऐसे कचरा वाला नहीं, महत्वपूर्ण जो मेहनत करके मैंने तैयार किया है वही चीज़ है। बाकी सभी को फिर से मैं एक बार बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ, धन्यवाद।